आप सबकी आराध्य भारत माँ मेरे साथ उपस्थित इस प्रांत की गणमान्यता माननीय माया जी, इस क्षेत्र की प्रचारिका शशि जी और काशी की धरा पर रहने वाली आप सभी भारत माता की बेटियों, यह वो दरगाह है जिस स्थान पर हम बैठे हैं, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय काशी विद्यापीठ, और पास में ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय। ये दोनों ही ऐसे स्थान थे जहाँ पर जिन विद्यालयों के द्वारा अनेकों युवक युवतियों ने क्रांति की उस धारा में बहने की शिक्षा प्राप्त की, ऐसी धरती पर आप सभी निवास करते हैं। आज भारत सरकार ने आज का दिन विभाजन की स्मृति दिवस के रूप में मनाने की गत वर्ष घोषणा की। हम एक वर्ष से अमृत महोत्सव के अनेक कार्यक्रम मना रहे हैं, जैसे बाकी सभी संस्थाएं मना रहे हैं। राष्ट्र सेविका समिति के द्वारा भी अनेक कार्यक्रमों की आयोजना पूरे देश भर में अपने अपने ढंग से अलग अलग तरीके से की गई है। आज हम सभी जिस दिन को मनाने के लिए, जिन स्मृतियों को साकार करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, वो स्मृतियाँ हैं भारत विभाजन की। हम सब देखते हैं कि सातवीं यानी जो अपना जो क्रिश्चियन संवत है, उससे पूर्व हमारे देश में आर्य चंद्रगुप्त और आर्य चाणक्य थे, और तब भी हमारे देश पर बाहर के आक्रांताओं का आक्रमण हुआ, और इस धरती के वीरों ने उनको अपने पराक्रम से पराभूत किया। इसके उपरांत जो 800 वर्ष का हमारा इतिहास है, जिस इतिहास के कालखंड में इस देश में शक आई, हूण आई, यवन आई, मुगल आई, ये हम मान सकते हैं कि भारत की जो उस समय राजसत्ता थी वो किसी भी केंद्र से शासित राजसत्ता नहीं थी। छोटे छोटे राज्य होते थे, और इन राजाओं ने ये जो आक्रांता बाहर से आए, उन आक्रांताओं को पराजित करने के लिए अपनी पूर्ण शक्ति के साथ में उसका सामना किया। परंतु देश का दुर्भाग्य है, क्योंकि हमेशा ही किसी देश में देशभक्त नहीं रहते हैं, उस देश का अहित चाहने वाले भी लोग रहते हैं। ऐसे अहित चाहने वाले जो लोग थे, उन्होंने उस समय संघर्ष करने वाली जो हमारी सत्ता थी, भारत की सत्ता थी, उस सत्ता का साथ नहीं दिया, और बाहर से आने वाले आक्रांताओं का साथ दिया, और हमारे देश पर फिर मुगलों का शासन हुआ। एक ही उदाहरण आप सबको याद होगा कि 17 बार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया। गिड़गिड़ाकर उसने अपना जीवन दान मांगा, और 18वीं बार जब छल के द्वारा वह पकड़ करके पृथ्वीराज चौहान को ले गया,
और जब उससे पूछा गया कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो उसने यही बताया कि जो एक राजा से एक राजा के साथ व्यवहार किया जाता है, लेकिन उसने वैसा व्यवहार नहीं किया। हम सब जानते हैं कि मोहम्मद गौरी का विनाश तो पृथ्वीराज चौहान ने किया है, लेकिन यह हमारे देश का पुरुषार्थ था, यह शौर्य था जो निरंतर संघर्ष करता था। परंतु देश के गद्दारों के कारण से ही हम अपने उन अभियानों में सफल नहीं हो सके। मुगल शासन आने के बाद हम महाराणा प्रताप को भी देखते हैं, महाराज शिवाजी का भी कालखंड देखते हैं, जिनके सामने उस समय का दिल्ली शासन थर्राता था। परंतु 1757 का वो प्लासी का युद्ध, एक तरह से देखा जाए, उस युद्ध के बाद में इस देश में जो भी लड़ाकू जाती थी, क्योंकि उस समय तक इस देश में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हो चुका था और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पैर फैलाने प्रारंभ कर दिए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर एक तरह से शासन अपना चलाना प्रारंभ कर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतवर्ष के जो छोटे छोटे हिंदू राजा थे, उन राजाओं को, हिंदू राजा क्या उस समय पर कहीं नवाब भी थे, मुस्लिम राजा भी थे, तो उनको भी अगर उनका अपना वारिस नहीं है तो उनको गोद लेने वाले पुत्र को उन्होंने मान्यता नहीं दी। और ऐसे सब लोगों ने उस प्लासी के युद्ध के बाद में बहुत बड़ा संघर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ किया है। इनमें सबसे बड़ा संघर्ष करने वाली रानी चेतम्मा है। उस समय चल रहा जो सन्यासी विद्रोह था, जिसकी धरा बिहार था और बंगाल था। कोई नहीं जानता उस युवती को जो देवी चौधरानी के नाम से प्रसिद्ध थी, जिसने छापामार युद्ध के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को के जो है कहना चाहिए उनके सैनिकों को छका दिया था। यानी सन 1757 के बाद इस देश में ऐसे युवक और ऐसी युवतियां हुई जिन्होंने उस समय की इंग्लैंड, उस समय की जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता थी, उस ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता को चुनौती दी। और फिर उसके बाद आता है 1857। हम सभी जानते हैं 1857 की, क्योंकि हमको गौरव में महिलाओं के ही उदाहरण ज़्यादा दूंगी। 1857 की उस वीरांगना लक्ष्मीबाई को, इसने ये कहा था गर्व के साथ, मेरी झांसी नहीं होगी, क्योंकि उनके पुत्र को भी उस समय पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसका उत्तराधिकारी नहीं माना। झांसी खाली करने के लिए उनको विवश कर दिया। झांसी खाली करने के बाद में वो झांसी में ही एक किराए के मकान ले, एक रानी एक किराए का मकान लेकर के रहती है। राजा जो उनके लिए कुछ पैसा जीवन पर्यंत चलाने के लिए जो जमा कर रहे थे, वो सारे धन पर कब्जा किसने कर लिया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कर लिया। लेकिन ये जो युद्ध था, मैंने बताया कि एक तरह से क्रांति की जो चिंगारी प्रारंभ हुई तो 1757 के प्लासी युद्ध के बाद जगह जगह पर ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध में हुई। और इसमें बहुत सारी महिलाओं के ही नाम हैं जिन्होंने अपने दत्तक पुत्र लिए। नागपुर की भी महारानी थी, उनको उनके दत्तक पुत्र को तो उन्होंने मान लिया, लेकिन कितनी जगह मान्यता नहीं थी। और ये युवतियां ही ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उन्होंने युद्ध किया। परंतु 1857 की जो क्रांति थी, जिसको अंग्रेजों ने विद्रोह का नाम दिया, गदर का नाम दिया। वास्तव में गदर एक पार्टी थी जो भारतवर्ष के बाहर, इंग्लैंड होगा, जर्मनी होगा, फ्रांस होगा, अमेरिका होगा, इन सारे यूरोपीय देशों में जो भारतवर्ष के रहने वाले लोग थे, वहां पर जो काम करते थे भारत की आजादी के लिए, उन्होंने पार्टी बनाई थी गदर पार्टी। और उसी के आधार पर उन्होंने इसको गदर भी कहा। गदर माने एक तरह से जो है हल्ला गुल्ला करना और मार काट करना,
एक तरह से गदर मचा रखा है ऐसा करके उन्होंने उसको विद्रोह भी किया, विद्रोह भी कहा। और उसके एक तो कारण बताइए कौन सा पहला कारण था? एक तो जो लखनऊ का जो अवध का राज्य था वहां के राजा को बंदी बना लेना, उसका सारी संपत्ति को ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा छीन लेना एक कारण उन्होंने ये बताया। इसके कारण से जो अवध का राज्य था उस राज्य में विद्रोह फैल गया और उसका नेतृत्व किसने किया? तो बेगम हजरत महल ने, महाराजा की जो रानी थी उस समय की, राजा की, नवाब की, उसने ही उसके द्वारा उस विद्रोह का झंडा उठाया। आप सब उस इतिहास को पढ़ करके देखिए कि लखनऊ में कितने स्थानों पर उसने युद्ध किया। बहावलपुर एक स्थान है लखनऊ का जहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों की बहुत बड़ी बटालियन रहती थी, इसको उसमें मार काट करके उस पर भी भारत ने कब्जा प्राप्त कर लिया। उन्होंने बताया कि वास्तव में 1857 का स्वतंत्र समर इसके कारण नहीं लड़ा गया। देश में जो चेतना धीरे धीरे करके आ रही थी उस चेतना को जागृत करने का काम जो कई स्वामी विवेकानंद है, श्री रामकृष्ण परमहंस है, स्वामी दयानंद है, ऐसे अनेक श्रद्धानंद हैं, ऐसे अनेक महापुरुषों के द्वारा, दक्षिण में भी ऐसे अनेक महापुरुष हुए जिनके द्वारा जो है क्रांति की ज्वाला जो जलाई जा रही थी उसका ये परिणाम था 1857 का प्रथम स्वातंत्र समर। और वो जिसके लिए लड़ा गया वो था स्वधर्म और स्वराज्य। हमको अपने धर्म की रक्षा करनी है, क्योंकि जो भी कोई आता है भारत में आक्रांता बन करके वो सबसे पहले किस पर आघात करता था? एक रोटी का टुकड़ा लेता था और उसके बाद संकल्प करता था देश की आज़ादी के लिए मुझे अपना सब कुछ बलिदान करना है। तो यहाँ का समाज खड़ा हुआ, यानी गांव के किसान खड़े हुए, छोटे छोटे बच्चे खड़े हुए, छोटे छोटे मतलब इस देश के युवा खड़े हुए, इस देश के राजा खड़े हुए। वो बात अलग है कि नेतृत्व करने वाले नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे, महारानी लक्ष्मीबाई, दिल्ली के जो उस समय के बादशाह थे बहादुर शाह जफर, ये सब उसका नेतृत्व कर रहे थे। बिहार के भी वासुदेव बलवंत पढ़ के ऐसे गोवा सिंह, ऐसे सब जगह पूरे देश युद्ध था। लेकिन थोड़े से उत्साह के कारण से समय से पूर्व मंगल पांडे ने बैरकपुर में विद्रोह किया और उसके बाद मेरठ में 10 मई को ये इस युद्ध का, इस क्रांति का शुभारंभ हो गया। आज ही मैं अखबार पढ़ रही थी कि इलाहाबाद का अखबार पढ़ रही थी कि वो भी उस कालखंड में 10 दिन तक स्वतंत्र रहा इलाहाबाद भी। तो कहने का तात्पर्य है कि इसके बाद उनकी समझ में आया, ईस्ट इंडिया कंपनी की समझ में आया कि ये दोनों समाज, हिंदू समाज और मुस्लिम समाज, ये दोनों एक होकर के देश की आज़ादी के लिए, भारत माता को स्वतंत्र करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि हमारी सत्ता अब यहाँ पर नहीं रह सकती और इसलिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य समाप्त करके सीधे ब्रिटिश सरकार का राज्य भारतवर्ष में लागू कर दिया। अब सारे यहाँ के ऑफिसर्स जो भी थे वो सब ऑफिसर्स वहाँ से ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त होते थे। जो भी कानून पारित होता था भारत के लिए वो ब्रिटिश संसद में पारित होता था। उसके बाद उन कानूनों को लागू करने का काम यहाँ भारतवर्ष में होता था। तो उन्होंने जो एक बार एकता देखी उसका परिणाम उनके ध्यान में क्या आया कि हमने, यानी उस समय कितना खून खराबा हुआ आप कल्पना नहीं कर सकती। कानपुर में, मेरठ में, दिल्ली में, लखनऊ में ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों से संघर्ष करते करते इतना खून खराबा हुआ। देश की जनता इतनी पागल थी अपने भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए। ये दृश्य अंग्रेजों ने देखे जगह जगह पर पूरे देश में, और इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन अब हमारे देश में लागू हो गया। तो वो जो 1857 का प्रथम स्वातंत्र समर था और धीरे धीरे करके अपने देश में ये क्रांति की जो आग थी वो ख़त्म नहीं हुई, वो धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही थी, युवाओं में बढ़ती जा रही थी। सब सोच रहे थे कि हमको किस किस ढंग से काम करना है,
एक तरफ तो देश के जागरण का काम जो कवियों ने किया, पत्रकारों ने किया, लेखकों ने किया, आप उस समय की कविताएं पढ़ करके देखिए ना। दूसरी धारा जो प्रारंभ हुई, ऐसे युवाओं की धारा प्रारंभ हुई जिसको हम क्रांतिकारी विचारधारा कहते हैं, जिनमें सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, भगवती चरण बोगरा आदि अनेक क्रांतिकारी आते हैं। वो धारा प्रारंभ हुई। तीसरी तरफ कांग्रेस की भी स्थापना हो गई थी, यानी 1856-58 मुझे संख्यान में नहीं है, उसको आप देख सकते हैं। तो कांग्रेस की भी स्थापना हो गई, एक राजनीतिक पार्टी जो देश की जो नीति नियम है उनको निर्धारण करने में मतलब ब्रिटिश सरकार का सहयोग देगी, इसी उद्देश्य से हुई थी। और इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? A.O. ह्यूम, जो इटावा में रहते थे। वो ब्रिटिश अफसर था जो कानपुर का जो नाना साहब पेशवा के साथ अंग्रेजों का युद्ध हुआ, उसमें वो पराजित हुआ था। उसके मन में यहाँ के राजाओं से पराजित होने का दर्द था, भय था, और वो राजा, वो जो ह्यूम था, वो इटावा में जाकर के रहता था। और उसके बाद जब उसने अब थोड़ा सा सांस लेने के बाद सोचा कि कुछ तो भी अपने राज्य को, यानी अंग्रेजों के राज्य को स्थापित करने, यूरोपीय साम्राज्य की स्थापना के लिए, उसकी सुदृढ़ता के लिए कुछ तो भी करने के लिए आवश्यकता, इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। आज बहुत ही हर्ष और गौरव का विषय है कि हमारे मध्य काशी विद्यापीठ के कुलपति महोदय उपस्थित हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपनी तो उसने जो है उसको अंग्रेजों की सेना ने पकड़ लिया, पहचान नहीं पाए। वो बहुत खुश थे कि हमने महारानी लक्ष्मीबाई को पकड़ लिया है। लेकिन एक गद्दार जो अंग्रेजों की सेना के साथ मिला हुआ था, उसने तुरंत बता दिया कि ये लक्ष्मीबाई नहीं है, ये झलकारी बाई है। भारत की आज़ादी के लिए, अपनी झांसी की आज़ादी के लिए युद्ध कर रही हूँ। ये मेरा दायित्व है कि मैं अपनी देश का जो नेतृत्व करने वाली है उसकी मैं रक्षा करूँ। तो किसी ने कहा कि ये तो पागल हो गई है। तो उस समय के जो वो वारेन हेस्टिंग्स थे, वहाँ के जो कैप्टन थे, उन्होंने बताया कि अरे ये जो भारत की जो झलकारी बाई जैसी महिलाएं भारतवर्ष में 1%, मैं आपको बता रही हूँ, भारतवर्ष में 1% महिलाएं इसकी तरह से पागल हो जाएंगी देश के लिए, तो हम तो यहाँ रह ही नहीं सकते। तो इसलिए जो मैं बता रही थी कि 1857 के बाद अंग्रेजों को ये पूरी तरह से लगने लगा था। और उस समय जो क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी, उस समय जो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, इस भारत छोड़ो आंदोलन का ज़्यादातर नेतृत्व छोटी छोटी किशोरी बालिकाएं, गांव की महिलाएं कर रही थी। पूरे उत्तर से लेकर दक्षिण तक, नॉर्थ ईस्ट से लेकर तक, राजस्थान तक, इन महिलाओं के नाम आपको इतिहास के पन्नों में नहीं मिलेंगे, लेकिन सबका नेतृत्व ज़्यादातर महिलाएं कर रही थी। और उन्होंने ये तय किया कि अब हमको सत्ता का हस्तांतरण करना है। कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा होगा। मुझे आशा नहीं थी कि जीते जी मैं पाकिस्तान देख सकूंगा। यानी कि क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना उस समय पर मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे। उससे पहले वो मुस्लिम लीग के न संस्थापक रहे हैं, न बहुत कम समय पहले ही वो अध्यक्ष बने थे। तो ये उनको वहाँ, यानी हमको देश बट कर के मिल गया, ये जो है वो वहाँ जाकर के कह रहा है प्रसन्नता के साथ में। इसका मतलब उनके मन में आकांक्षा नहीं थी, उनको भी नहीं लगता था कि इस देश का विभाजन हो जाएगा। लेकिन फिर भी देश का विभाजन क्यों हुआ, इसके कारण क्या थे? हम सभी जानते हैं कि भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी, इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने रावी के तट पर सन 1931 में संपूर्ण स्वराज्य की शपथ ली थी।
हमको छोटा मोटा स्वराज्य नहीं चाहिए, तो हमको कैसा स्वराज्य चाहिए? तो संपूर्ण स्वराज्य चाहिए। जो जिसके नेतृत्व करने वाले संपूर्ण स्वराज्य की मांग कर रहे हैं, वो पार्टी देश के विभाजन को कैसे स्वीकार कर रही है? कितना आश्चर्य की बात है। तो ऐसा कहा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1960 में लियोनार्ड मॉस्ले को बताया, ये यूरोपीय ही थे, सच्चाई यह है कि हम थक चुके थे, हमारी आयु ज़्यादा हो गई थी, हम में से कुछ ही लोग थे जो फिर से कारावास जाने की बात कर सकते थे, और यदि हम फिर अखंड भारत पर डटे रहते, जो जैसा हम चाहते थे वैसा नहीं होता, हमको फिर से कारावास में बंद होना पड़ता। हम देख रहे थे, क्या देख रहे थे? पंजाब में हिंदू मुस्लिम दंगे की आग भड़क रही है, प्रतिदिन देश के किसी न किसी हिस्से में मारकाट हो रही है। इसलिए हमने बंटवारे की योजना को स्वीकार किया। ये पंडित नेहरू जी उनसे कह रहे हैं। महात्मा गांधी जी को हम सम्मान के साथ राष्ट्रपिता मानते हैं, पूरा देश उनको राष्ट्रपिता मानता है। जिन्होंने ये इस देश की जनता के सामने जिन्होंने ये कहा, ये इस्लाम मत के मानने वाले और हिंदू मत के मानने वाले जो लोग हैं, इन दोनों का स्वभाव बहुत अलग अलग है। इन दोनों का एक साथ लंबे समय तक रहना बहुत कठिन है। तब तक देश का विभाजन नहीं हुआ था। उस समय पर महात्मा गांधी जी कह रहे हैं, इस देश का विभाजन नहीं होगा। इस सिद्धांत पर अगर विभाजन होगा तो मेरी लाश के ऊपर होगा। बाद में वही महात्मा गांधी जी ये कह रहे हैं कि देशवासियों से अपील कर रहे हैं। क्या अपील कर रहे हैं? कि आपको इस देश का जो विभाजन का प्रस्ताव आपकी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस ने स्वीकार किया है, उस प्रस्ताव को आप सब भी स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि अब हमारे सामने ये मतलब ऐसा कोई विकल्प नहीं है कि इस देश का नेतृत्व हम किसी दूसरे के हाथ में दे सकें। यही इस समय देश का नेतृत्व कर रही है, इसलिए विभाजन को स्वीकार कर लीजिए, ऐसा वो आह्वान करते हैं।